मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की शादी हुई थी। इसी शादी के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार भोलेनाथ की शादी के रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शिव पार्वती के विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिका छपवाई गई है। पत्रिका पीले चावल के साथ घर घर बांटी जा रही है। 6 मार्च को यहाँ बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी और विशाल भोज का आयोजन भी होगा, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। उज्जैन में महाशिवरात्रि के बाद भगवान शंकर की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। यह रिसेप्शन बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। इस रिसेप्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए शादी की पत्रिका बांटी जाती है। पत्रिका में वर की जगह भगवान महाकाल और वधू की जगह माता पार्वती का नाम रहता है। यहाँ बाबा की शादी के भोज की पत्रिका अनूठी है। जिस प्रकार आम जन शादी की पत्रिका में अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, उसी प्रकार यह पत्रिका में भगवान गणेश, कार्तिक, रिद्धि सिद्धि सहित अन्य देवी देवताओं के नाम रिश्तेदारों के रूप में लिखे गए हैं। पत्रिका लोगों के घर पर भी बांटी जा रही है। यहाँ रिसेप्शन में हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है और कई तरह के लजीज पकवान बनाए जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर की बारात भी निकाली जाती है, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पर पहुंचती है। आयोजन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य था, कितने वर्षों से और क्या विशेषता रहती है इसकी? महाशिवरात्रि पश्चात बाबा महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल धरती में विराजमान अगर हैं तो मृत्यु लोक पर ही विराजमान हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को हल्दी सिर्फ महाकाल में लगाई जाती है। और उसी निमित्त जब बाबा को शादी हुई थी उसमें अन्नदान नहीं हो पाया था, किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं हो पाया था दक्ष के विपरीत चलने पर। अन्नदान के रूप में हम बाबा का रिसेप्शन करते हैं, जिसमें नगर से, प्रदेश से, देश से सभी लोग पधारते हैं। सभी मंदिर, 84 महादेव, सारे मंदिरों से सब प्रमुख अतिथि और पुजारी गण को आमंत्रित करते हैं। कितने वर्ष हो गए, करीबन कितने लोग बाग पधारते हैं इस कार्यक्रम में? 24 वर्ष से लगातार चल रहा है प्रोग्राम, दोपहर से लगा के जब तक भोजन 25 वर्ष पूरा हो चुका है। इस बार रजत वर्ष मना रहे हैं और हजारों जनता, लाखों जनता इसमें। इस वर्ष ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इस वर्ष ये प्रोग्राम कुमराव धर्मशाला नरसिंह घाट के सामने हो रहा है। आज अभी आपने क्या करा? आज हमने घर घर पत्रिका वितरण का कार्यक्रम करा। पीले चावल नोट के जो एक परंपरा है सनातन की, उस सनातन को निभाते हमने घर घर पत्रिका वितरित की। आपका नाम? राजेश। किस प्रकार से कार्ड वितरित किए जा रहे हो, क्या आयोजन है पूरा? बोल महाकाल महाराज की जय। बाबा महाकाल का ये 25वां रजत जयंती उत्सव है और हमें 25 साल हो गए बाबा महाकाल माँ भगवती का विवाह उत्सव करते करते, और इस साल ज़्यादा उत्सव भगवान के लिए। और हमने घर घर पत्रिका दी, नगर में सब दूर पत्रिका बांट रहे हैं, जो भी आए बाबा का आशीर्वाद लेने जाएँ। एक ऐसा दूल्हा दुल्हन बैठे हुआ जो लोग आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। लोगों को आशीर्वाद देने जाना पड़ता है, वहाँ लेने आना पड़ता है। तो ऐसे बाबा महाकाल वहाँ विराजमान हो गए और भगवान की ऐसी कृपा है। सो दुखी की नुक्ति है, घोपड़ा पा के पान, कापी, शिकंजी, चावल, जो अभी हमको भी मालूम क्या बन रहा है, पर ये चीज़ तो फिक्स है और भगवान जो आगे करा दे। और ये पूरी टीम मेरे साथ लगी हुई है, राजेश अग्रवाल, जयंती गंगवार, क्या नाम से, यादव साहब, हरीश भैया, संजय बैस, राघव बगड़िया, ये पूरी टीम बाबा के अनंत भक्त हैं और बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसा सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और ये 25वें वर्ष में पूरे शहर के अंदर ये एहसास हो गई कि पूरे शहर में भगवान की अब बारातें निकलने लग गई और भंडारा शुरू हो गया। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। इसी बाबा की असीम कृपा है। आपका नाम? महेंद्र कटियार। और अब अगली खबर, इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में आजाद नगर थाने में पदस्थ एक आरक्षक को गिरफ्तार किया है। आरक्षक का ड्रग्स तस्कर शाहरुख के साथ संलिप्तता पाई गई थी और शाहरुख ने भी लखन के माध्यम से कई डील करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद आरक्षक गुप्ता को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल तेजाजी नगर थाने की एसीपी करणदीप सिंह के नेतृत्व में अवैध मादक तस्करों के खिलाफ पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी, जिसमें शाहरुख नामक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया था। शाहरुख पर पूर्व में भी ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद एसीपी करणदीप ने जब शाहरुख से उसकी नेटवर्क की जानकारी हासिल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शाहरुख ने पुलिस को बताया कि वह कुछ पुलिसकर्मियों के माध्यम से पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करवाता है, साथ ही ड्रग्स लाने ले जाने में भी कई पुलिसकर्मी उनका सहयोग करते हैं। यही नहीं, पुलिसकर्मी कार्रवाई के पूर्व आरोपियों को तभी तक की जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने आरक्षक लखन के साथ मिलकर कॉलेज के युवाओं को
ड्रग्स सप्लाई करने के लिए एक चैन भी बनाई थी। इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एसीपी करणदीप सिंह की जांच में आजाद नगर थाने के आरक्षक लखन गुप्ता की संलिप्तता पाई गई है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जांच में अन्य पुलिसकर्मियों के अलावा कई ड्रग्स तस्करों की जानकारी मिली है। तेजाजी नगर पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली गई है। इनकी यदि ड्रग्स तस्करी में सीधी लिप्तता पाई जाती है तो इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी पुलिस वालों पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तारी हुई आजाद नगर के, क्या उसकी मुख्य संलिप्तता पाई गई? देखिए, हमने जो हमारी टीम है एसीपी केडी सिंह आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने एक कार्रवाई की थी जिसमें एमडी ड्रग्स पकड़ा गया था। जावरा से इसके तार जुड़े हुए थे और जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे पुलिस ने जब काम किया तो ये पाया कि जो लखन गुप्ता नामक कांस्टेबल है जो वारंट्स समन्स की एग्जीक्यूशन का काम करता है आज़ाद नगर थाने में, उसकी संलिप्तता है। इन आरोपियों से लगातार उसकी बातें हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों से भी पूछताछ की गई और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसमें क्रिमिनलिटी पाई गई और इसको मद्देनजर रखते हुए लखन गुप्ता को भी सह आरोपी बनाया गया है एनडीपीएस प्रकरण में और उसको जेल दाखिला भी करा दिया गया है। और लोगों के भी नाम आए हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। संलिप्तता अगर पुष्ट हुई तो निश्चित तौर पे इनके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्रवाई होगी और साथ ही साथ कुछ लोगों की विभागीय जांच भी होगी और शीघ्र ही उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे जो भी इस तरह की चीज़ों में सम्मिलित है, इसमें बहुत से बार रेस्टोरेंट के लोग भी शामिल हैं और डिफरेंट लोग भी शामिल हैं जिनका नाम मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहूँगा। उनकी संलिप्तता पर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच में जैसे ही तथ्य पुष्टिकारक पाए जाएंगे निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग, कुछ और जो हमारे पुलिस के सेल हैं उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य पुष्टिकारक पाए जाएंगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून व्यवस्था हुई पूरी तरह फेल। मुरैना जिले में पिछले काफी समय से आपराधिक घटनाएं चरम सीमा, सर्व समाज मौजूद रहा। धरना में सभी लोगों की तरफ से यह मांग की गई है कि अगर मुरैना जिले में अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यह धरना और आंदोलन मुरैना की जनता सड़कों पर उतर कर करेगी। वहीं पूर्व दिमनी विधायक रविंद्र सिकरवार ने कहा, मुरैना एसपी अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है और अपराधियों को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रविंद्र सिकरवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा मुरैना में ऐसा प्रशासन रखा गया है जो कि पूरी तरह फेल हो चुका है। हमें आज बात करनी चाहिए भ्रष्टाचार की, रोजगार की। वहाँ हम लोग अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी चिंता की बात है, आप समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि इस धरना प्रदर्शन में जो मांग की गई है उस पर मुरैना प्रशासन किस प्रकार काम करेगा। सड़कों पर क्या मामला था, किस तरीके से आप लोगों ने जिले में और शहर में जिस तरह से असामाजिक तत्व, लूट, प्लॉटों पे कब्जा, चोरी, पैसों का छेड़ना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ आज क्षत्रिय महासभा के आह्वान पर सब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें अधिकतर कांग्रेस के नेता, तुम्हारे आप पार्टी के नेता और सभी समाज के, जिसमें कुशवाहा समाज, राठौर समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमने एसपी साहब से कहा है कि 7 दिन में अगर शांति बहाल नहीं हुई जिले में तो 7 दिन बाद फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। जब आज ज्ञापन दिया है, क्यों दिया है, क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, इस ज्ञापन का उद्देश्य मुरैना जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी परिवार ने, क्षत्रिय महासभा ने और मैं कहना चाहता हूं सब दल ने मिलकर ये ज्ञापन आज पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा है। हमारी मांग है, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस मुरैना जिले की धरती पर एक बड़ा आंदोलन होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोर्ट परिसर में दीनदयाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अभिभाषक हैं,
उनके ऊपर हमला हुआ। एक कुशवा समाज के व्यक्ति जो मेडिकल की दुकान चलाता है, सरेआम गोली चलाकर उससे लूट कर ली गई। अभी महेश परमार, साधु परमार जो कि एक फौजी के पिता हैं, फौजी के नाम प्लॉट है, उस फौजी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया और जब उसके पिता पहुंचे तो उन्हें मरणासन हालत में छोड़ गए। ये तो मुरैना जिले की स्थिति है और मैं कहना चाहता हूं कि मुरैना जिले की ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इस मुरैना का एक एक व्यक्ति शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा। आप लोगों ने आज क्या क्या मांग की है? हमने मांग की है कि इन अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए। हमारे क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारे कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी, आदरणीय से हमारे पूर्व विधायक रविंद्र सिंह जी भड़ौसा, हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी, हमारे देवेंद्र सकवार जी विधायक, अन्य सारे लोग, अन्य पार्टियों के लोगों ने एक ही मांग उठाई है, इस मुरैना जिले में शांति बहाली हो और अपराधियों पर अंकुश लगे। एसपी महोदय अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को और वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है, ऐसा हमें समझ में आता है, क्योंकि मुरैना की जनता में ये चर्चा है। तो मैं चाहता हूं और हम सभी चाहते हैं कि एसपी साहब अपनी शक्ति का सदुपयोग करें ताकि ये अपराधियों पे अंकुश लग सके। और मोहन यादव जी ने जिस प्रकार का प्रशासन यहाँ मुरैना में भेजा है, निश्चित रूप से यहाँ अपराधियों को बढ़ावा देने का ही दृष्टिकोण है। जहाँ बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, जहाँ बात होनी चाहिए भ्रष्टाचारी की, जहाँ बात होनी चाहिए रोजगार की, वहाँ हम अपराध को लेकर के यहाँ गुहार लगा रहे एसपी के यहाँ। तो ये कितनी बड़ी चिंताजनक बात है। क्या इस चंबल संभाग का क्या उद्धार होगा? सरकार बड़ी बड़ी दुहाई देती है कि हम विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केवल ये बातें जवानी जमा खर्च पे हो रही हैं। सही बात यह है कि धरातल पे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बार बार मैंने विधानसभा में कई बार ये क्वेश्चन उठाया कि मुरैना जिले में चंबल का खनन खोला जाए। कम से कम श्योपुर से लेकर के और भिंड तक 20 घाट खोले जा सकते हैं। आए दिन अवैध रेत चल रहा है, लेकिन उसको वैध करने के लिए सरकार घड़ियाल को संरक्षण दे रही है, लेकिन मानव अगर भूखों मर रहा है उसकी चिंता नहीं कर रहे। और उसी से अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है वहाँ पर। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि एसपी साहब राजनीतिक संरक्षण में, कौन सा राजनेता है, कौन से के संरक्षण में? कौन है? मुख्यमंत्री प्रदेश का। मुख्यमंत्री प्रदेश का है, वही तो संरक्षण देगा, वही वो चाहेगा वैसे ही तो होगा। तो सीधा सीधा है कि आज हम सब ने ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ सर्व समाज के लोगों ने, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कुशवा महासभा, ब्राह्मण महासभा, सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों के हौसले इसी प्रकार बुलंद रहे, तो प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में जन आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ होगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। देखिए, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। से बात हुई है, 1 सप्ताह के अंदर हमने जो बिंदुवार मांगे दी है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। चोरियां हो रही हैं लाखों रुपए की लोगों की, आज तक उन चोरियों का निराकरण नहीं हो पाया। किसी टीआई को हटा देना, मुझे लगता है कि ये केवल इतना काम करना पुलिस का नहीं है, अपराधियों तक पहुंचा जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। अगर नहीं लगाया गया तो हम 7 दिवस के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस कुंभकर्णीय सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ज्ञापन दिया है, किन लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या? आज सर्व समाज द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगें हैं। उन मांगों को पुलिस द्वारा देखा जाएगा और उसमें जो विधि अनुरूप कार्रवाई है की जाएगी। उसमें उनकी कुछ केसों में गिरफ्तारी की जो मांग थी, जिसमें पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, और बाकी जो शर्तें हैं उसको भी निश्चित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा और जो भी शर्तें हैं उसमें विधि अनुरूप लीगल कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय के एनएसएस शिविर का समापन हुआ। मंडलेश्वर आचार्य मंडन मिश्र शासकीय महाविद्यालय के एनएसएस शिविर का समापन पाटीदार समाज धर्मशाला में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। विशेष अतिथि महेश्वर विधायक राजकुमार मेव थे। विशेष अतिथियों में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र पाटीदार, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष रामदास शर्मा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सीताराम ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम मंडलोई शामिल हुए।
अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश साठे ने की। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर OS परिहार एवं चेतना सिद्धट ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने गणगौर नृत्य के साथ शानदार नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि राजकुमार बेव ने शिविर को संबोधित करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन को याद किया। अपने सभी अतिथियों का आह्वान किया कि वे जीवन भर समाज सेवा से जुड़े रहें। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत अवैध शराब मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर मुखबिर के माध्यम से सूचना पर्व अलीराजपुर तरफ से एक वैगनार कार आ रही है, जिसमें अवैध रूप से शराब भरी है। सूचना पर राजेश यादव द्वारा शीतला माता मंदिर सिलकुआ में नाकाबंदी की, जिस पर कार चालक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। तलाशी लेते ही 21 पेटी देशी दोबारा शराब, 189 बल्क लीटर कीमती 73,500 रुपए व मारुति वैगनार कार कीमती 4,50,000 रुपए, कुल मशरूका 5,23,500 रुपए जब्त किया। आरोपी नवल पिता पप्पू डावर जाति भिलाला, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बादरा, थाना धर्मपुरी। सुरेश पिता प्रेम सिंह मोबेल जाति भिलाला, उम्र 33 वर्ष, निवासी कररोंदिया, थाना गंधवानी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर धारा 34(2)42 आबकारी अधिनियम में अपराध क्रमांक 97/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अवैध शराब के मामले में कुक्षी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज दिनांक 3/2/2025 को दोपहर 2 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर के द्वारा खुलासा किया जा रहा है। सर, क्या बताएंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये कल रात्रि में पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक वैगनार गाड़ी है जो अलीराजपुर तरफ से कुक्षी तरफ आने वाली है और जिसमें अवैध शराब भरी है। उस पर एक टीम पूरी सब इंस्पेक्टर सोलंकी और उनके साथ में टीम को तैनात किया गया था। जो टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उस वैगनार गाड़ी को जब रोका और चेक किया तो उसमें अवैध रूप से शराब होना पाई गई थी। करीब 21 पेटी देसी शराब है, उसमें कीमत करीब 73,000 रुपये है। और इसमें जो 2 आरोपी भी इसमें अरेस्ट हुए, इसमें नवल भिलाला निवासी धर्मपुरी है और सुरेश मोवेल निवासी गंधवानी, ये 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। गाड़ी भी इसमें जब्त कर ली गई है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के गिरफ्तार होने का मामला थाना इनायत नगर के मजनाई गांव में है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान का घर। अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को भी पूछताछ के लिए गुजरात एसटीएफ ने लिया था कस्टडी में। पिता अबू बकर को पूछताछ के बाद एसटीएफ ने छोड़ा। पिता अबू बकर व माता आशमीन के अनुसार 4 दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली गया था। अब्दुल रहमान हार्ट पेशेंट है। अब्दुल रहमान उसके दिल में छेद था। गुजरात के सूरत में हुआ था ऑपरेशन। माँ बाप के अनुसार उसका बेटा निर्दोष, किसी गतिविधियों में नहीं है शामिल। अबू बकर
अभी हमको वहाँ पे बताया भी नहीं गया कुछ, थाने में खाली पूछताछ हुई कहाँ गया है क्या हुआ, उसके बाद बोले तुम जाओ घर। तो आपका बेटा गतिविधियों पे आप देख रहे थे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? ऐसा कुछ भी कर ही नहीं रहा था, इसके लिए हम कभी ध्यान दिए। ये रिक्शा बैटरी रिक्शा ये है खड़ा, ये चलाता था। कभी बाहर नहीं गया वो? एक बार गया था, यानी 4 महीना पहले कोई दिल्ली गया था, दिल्ली से गया था विशाखापट्टनम जमात में, दिल्ली मरकज से। यहाँ फैजाबाद से गए थे दिल्ली मरकज, ये दिल्ली मरकज से लौटा कब तक? नवंबर में 24 से 25 तारीख को लौटे थे। फिर कब गया ये? अभी परसों कहाँ गया था? दिल्ली मरकज। दिल्ली मरकज गया था जी। तो आपको लगा नहीं कि ऐसी कुछ गतिविधियां है? नहीं, हमको कुछ भी जरा सा भी नहीं, कोई जानकारी नहीं? कुछ भी नहीं, अभी तक हमको जानकारी नहीं। अच्छा, आप कौन सा काम करते हैं? ये चिकन। कितना पढ़ा है आपका बच्चा? 10वीं पास है। कितनी उम्र है? 18 साल। 19। कहाँ से पढ़ा है वो? ये मनीरा में, मजनाई में, मनीरा इंटर कॉलेज। जूनी इंदौर के वैष्णव देवी माता मंदिर से रविवार को श्री ब्रह्मा भट्ट क्षत्रिय भाट समाज द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, जिसको लेकर ब्रह्मा भट्ट क्षत्रिय भाट समाज सकल पंच द्वारा आज वैष्णव देवी माता मंदिर से छतरीपुरा तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वहीं समाज के अध्यक्ष ने बताया कि ये कथा 7 दिवसीय है। इसमें भागवत भूषण आचार्य पंडित श्री राजेश शास्त्री जी अपने मुख से प्रवचन कर लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। वहीं इस भागवत कथा में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लाल वालवानी, विधायक गोलू शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। ये कथा में हर धर्म की माता बहनें, समाज की माता बहनें और शहरवासियों द्वारा हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। इस बार भी सभी लोग इस भागवत कथा को सफल बनाएंगे। ये भागवत कथा ये श्री ब्रह्म भट्ट क्षत्रिय भाट समाज के तत्वाधान में जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन का रखा गया है। इसमें सभी धर्म की माता बहनें और समाज की माता बहनें और सभी समाज के और सभी रहवासीगण इसमें हर्ष उल्लास के साथ एक ये भव्य जो शोभा यात्रा निकल रही है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा की, उसमें सभी माता बहनें और सभी भाई बहनें ये सभी आनंद लेते हुए भागवत जी का। इस कथा में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि रहेंगे कैलाश जी रहेंगे, रमेश मिंदोला जी रहेंगे और अपने सांसद महोदय रहेंगे, महापौर जी रहेंगे और हमारे विशेषकर गोलू शुक्ला जी रहेंगे और सुमित शर्मा जी रहेंगे। ये भागवत कथा किसके मुखारबिन हो रही है? ये मुखारबिन अपने पंडित श्री कृष्ण राज जी महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य यही है कि समाज में सद्बुद्धि और उन्नति के लिए ये भागवत कथा कराई जा रही है। कितने वर्षों से? ये 5वां वर्ष है। ये कथा कहाँ से आरंभ हुई और इसका ये माँ वैष्णो देवी मंदिर से प्रारंभ हुई है और श्री ब्रह्म भट्ट क्षत्रिय भाट समाज सकल पंच परिसर में समापन होगी। भाट समाज के अध्यक्ष अरुण मुन्ना चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर नागदा से आ रही है। नागदा में बड़ी घटना होते होते टली। नागदा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर बने रतलाम रेलवे फाटक से गुजरते रहे लोग और सामने आ गई ट्रेन हॉर्न बजाती रही, परंतु फाटक बंद नहीं हो पाया। भीड़ इतनी थी, ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर लिया, नहीं तो बड़ी घटना होने से बच गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।
इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी शोरूम के गार्ड ने सेल्समैन को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि कुछ दिन पहले गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान सोता हुआ मिला था, जिसका सेल्समैन ने गार्ड का सोते हुए वीडियो फोटो बनाकर ग्रुप में डाल दिया था, जिसको लेकर रविवार रात गार्ड प्रमोद पांडे और सेल्समैन संजय जगताप की आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद नाराज गार्ड प्रमोद पांडे ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सेल्समैन संजय जगताप पर फायर कर घायल कर दिया। बहरहाल पुलिस द्वारा गार्ड को गिरफ्तार कर बंदूक की लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पांडे में से प्रमोद पांडे हैं जो वहाँ पे गार्ड ड्यूटी करते थे लाइसेंसी बंदूक के साथ। ये सोते हुए पाए गए थे। वो सेल्समैन ने इनका फ़ोटो वीडियो बना लिया था, ग्रुप में डाल दिया था। उसी को लेकर इनमें कहासुनी हुई थी। परिणाम स्वरूप आक्रोशित होकर उसने अपने लाइसेंसी वेपन से फायर किया। उनको हाथ में चोट आई है। हालत जो है वो स्थिर है और खतरे से बाहर है। बीएनएस की 109 में कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही इनका जो लाइसेंस का प्रपत्र है वो भी निरस्त करवाया जाएगा। लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब अगली खबर देवास से आ रही है। देवास पुलिस की बड़ी कार्यवाही। इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को लिया हिरासत में। देश भर में शेयर मार्केट में एडवाइजरी कर इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर करते थे एडवाइजरी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर टिप्स दे रही कंपनियों के एक साथ 13 से अधिक स्थानों के कर्मचारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सभी से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त कर पूछताछ जारी। पुलिस ने बताया कि बीएससी एनएससी में फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जिसमें ये फर्जी एडवाइजरी का कार्य करते हैं। मोबाइल पर टेली इकोनॉमर्स के रूप में कार्य करने और इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाली कंपनी के कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। सभी से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क व मोबाइल किए जब्त। सीएसपी द्विशेष अग्रवाल ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में कुछ कंपनियों के कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, बाकी इस संबंध में जांच की जा रही है। श्रीनाथ इन्फोटेक से 17 टेलीपोर्टर व कंपनी के 20 से 25 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। अभी एक कार्रवाई यहाँ है बाकी और कार्रवाई की जा रही है। 12 से 13 जगह पुलिस में इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसमें टेलीकॉम कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हैं उन कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेयर मार्केट के संबंध में एडवाइजरी टिप्स यहां पर बैठकर कर्मचारी कंपनी के माध्यम से देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं जिन्हें पकड़ा है, उनके बयान उसमें लिए जाएंगे। उसके बाद जो निर्धारित किया जाएगा किस तरह की कार्रवाई की जानी है। सीएसपी अग्रवाल की बात। सर, कप्तान के निर्देश से बड़ी कार्रवाई की गई, चूंकि संयुक्त कार्रवाई थी, क्या कार्रवाई की गई? लगातार मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि एडवाइजरी फर्म के नाम पर शहर के अलग अलग थानों में फर्म संचालित हो रही हैं, जो देश भर के अलग अलग निवेशकों से इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर जो है ये ठगी करती हैं। इस संबंध में जो है ना वो मुखबिर की सूचना पर जो है आज कार्रवाई की गई और लगभग 12-13 जगह पर ये कार्रवाई की गई, जिसमें जो फर्म है यहाँ पर कार्यरत जो मोबाइल पर टेलीकॉलर्स के रूप में काम करते हुए और लोगों को इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हुए यहाँ पर जो है वो इनके यहाँ कर्मचारी इनके मिले हैं और इनके मोबाइल और बाकी जो हार्ड डिस्क हैं और दूसरी डिवाइसेस हैं उनका अवलोकन किया जाएगा और अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई अपराध बनता है तो फिर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मौके पर आपने यहाँ पर पहुँचे थे, कितने लोग आपको यहाँ पर मिले थे और क्या-क्या चीज़ें आपने जमा करी? लगभग 17 टेलीकॉलर्स थे और 3-4 और अन्य स्टाफ था, HR का स्टाफ था। 20-21 लोग। श्रीनाथ इन्फोटेक करके एक फर्म है जो थाना IEM बालगढ़ रोड पर स्थित है, यहाँ पर एक उनमें से एक कार्रवाई है। सर, जिसका चला रहा था उसका मुख्य आरोपी क्या है? इस संबंध में जो है वो जो फर्म का संचालक है उसका नाम लवेश ज्ञात हुआ है, जो अभी मौके पर नहीं है
और उसे भी बुलाकर जो है पूछताछ की जाएगी। डीवीआर भी जब्त किया गया और जो सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो स्वाभाविक है कि उनका विश्लेषण किया जाता है। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है हमारी कस्टडी में, और उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा। सर, कौन सी शेयर मार्केट की एडवाइजरी कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से कौन सी संस्था से? ये BSE NSE और जो फॉरेक्स एक्सचेंज होते हैं जिन पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उनके संबंध में एडवाइजरी टिप्स यहाँ देने का काम होता है। सर, देखा गया आपको बच्चे थे, क्या बच्चों को भी आपको बनाया जाएगा या पूछताछ की जाएगी? इस संबंध में अभी प्रारंभिक अवस्था है, ये जांच का विषय है। अभी जांच की जाएगी, इनके बयान लिए जाएंगे, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो है वो निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में भी इनसे पूछताछ कर और डिटेल्स लेकर जानकारी ली जाएगी। अभी तक कितने शिकायतकर्ता सर सामने आए? ये अभी मुखबिर से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और उसी के तारतम्य में कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि मुरैना से आ रही है। क्षेत्रीय विधायक पंकज उपाध्याय ने जौरा के सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने जौरा सिविल अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को शीघ्र ही दूर करने के लिए बीएमओ से कहा। 3 मार्च को विधायक पंकज उपाध्याय 1 बजे के लगभग अचानक सिविल अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी और चिकित्सक नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान वेटरनिटी में महिला मरीज प्रसूताओं द्वारा उन्हें यहां व्याप्त कई खामियों की शिकायत भी की गई। सबसे बड़ी शिकायत तो ये थी कि सिविल अस्पताल होने के बावजूद यहां प्रशासन द्वारा महिला चिकित्सक की पेंटिंग नहीं की गई, जिससे यहां पर प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बीएमओ से कहा कि सभी कर्मचारियों को समय पर आने एवं समय पर जाने के लिए निर्देशित करें। जो भी कर्मचारी या चिकित्सक समय पर नहीं आए और समय से पहले चले जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें, मुझे जानकारी उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान उन्हें मैटरनिटी में प्रसूता महिलाओं द्वारा अवैध वसूली की शिकायत भी की गई है, जिसको लेकर विधायक ने बीएमओ से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब नहीं चलेगा। अस्पताल में आम जनों को सुविधा मिलना चाहिए। किसी से भी रुपए मांगे तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध आप तत्काल कार्रवाई करें। इस दौरान अस्पताल में कर्मचारी एवं चिकित्सकों की कमी से भी बीएमओ ने विधायक को अवगत कराया है, जिस पर विधायक ने कहा कि मैं शीघ्र ही शासन स्तर से यहां पर चिकित्सा एवं कर्मचारियों की पद स्थापना की मांग रखूंगा। विधायक को निरीक्षण के दौरान जो भी कर्मचारी या चिकित्सक नहीं मिले उन्हें नोटिस जारी करने की बात भी बीएमओ से उपाध्याय ने कही। मौके पर मौजूद पत्रकारों से उपाध्याय का कहना था कि आम जनों द्वारा मुझे शिकायत की जा रही थी कि अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, कर्मचारी नहीं मिलते, इसलिए मैंने आज औचक निरीक्षण किया। मुझे जो खामियां नजर आई उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए बीएमओ को भी बोला। 4 मार्च को रोगी कल्याण समिति की बैठक भी रखी गई, जिसमें मरीज की सुविधाओं एवं अस्पताल में व्याप्त अन्य खामियों को दूर करने के लिए चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। आज आपने जौरा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई इसमें? कई दिनों से मुझे लगातार यहाँ के हमारे जौरा के आमजन और जो मरीज हैं लगातार शिकायत कर रहे थे कि कई सारी अव्यवस्था है यहाँ पर। तो मैं निकल रहा था, मैं देखा कि एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं जब आया तो ओपीडी में कई डॉक्टर नदारत थे। मैं लगभग 1:10 या 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचा तो शिशु रोग वाले हमारे पवार साहब थे उपलब्ध वहाँ पर, और राजपूत जी ऊपर आके मिल गए, वो ऊपर थे किसी विजिट पे। बाकी सारे जितने भी ओपीडी के कमरे थे वो सब खाली थे। ये चल रहा था यहाँ पर एक आई कैंप शायद लगा हुआ था, तो उसकी जांच चल रही थी। कुष्ठ वाले भी उपलब्ध थे, डॉक्टर कई उपलब्ध थे, लेकिन जो लोग उपलब्ध नहीं थे मैंने बीएमओ साहब को बोला है कि उन सब लोगों को चेतावनी दी जाए और ऐसा कोई फार्मूला बनाया जाए कि ओपीडी के समय यहाँ पर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि लगभग 500 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, कम से कम एवरेज, इससे ज़्यादा ही आते होंगे। तो इन लोगों की सेवा करना, इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, इन लोगों का देखरेख करना, इन लोगों को सही इलाज मिल जाए, ये सब हम लोगों की, डॉक्टरों की, मेरी और हमारे सभी स्टाफ की एक नैतिक जवाबदारी बनती है। मुझे जनता ने चुना है और आपको जो सरकार ने काम दिया है, तो हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से इसका सेवा का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमने कल रोगी कल्याण समिति की बैठक भी 4 साढ़े 4 बजे बुलाई है, और कल यहाँ पर हम बैठ के इसकी समीक्षा भी करेंगे पूरी कि क्या क्या कमियां हैं। कल एसडीएम साहब के साथ बैठ के हम सारी कमियों की देखेंगे कि स्टाफ कितना होना चाहिए, कितना नहीं है, और कई सारी जो अव्यवस्थाएं उन सारे के बारे में चर्चा हम कल बैठक में करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से
इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, अगर यहाँ पर डॉक्टर ही रहेंगे, अगर इलाज नहीं मिल पाएगा तो सब ये मिथ्या है, सब झूठ है। हमको सेवा करना चाहिए, जिस हिसाब से हमने बनाया है उस हिसाब से सेवा जनता की होना चाहिए। मैटरनिटी से अक्सर शिकायतें आती हैं कि साहब प्रसूताओं से पैसे ले जाते हैं, और इसके कई प्रमाण भी कई बार अधिकारी मुझे भी कई शिकायतें मिली। मैंने आज जाके कई माताओं बहनों से चर्चा भी करी और कई बच्चे प्यारे बच्चों से अभी जिनने नवजात शिशुओं से मिला भी, और ये शिकायत कई बार आती रहती है। सबसे प्राथमिक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई गायकोलॉजिस्ट है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है। मैं लगातार मांग उठाते आ रहा हूँ कि यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, कई विभागों के डॉक्टर ही नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। और एक मैंने बीओ साहब बोला है कि एक बड़ा बोर्ड लगाइए कि पैसे मांगने पर हमसे संपर्क करें, और आप उसमें मेरा भी नाम लिखवाना, जिससे पैसे मांगे जाएंगे। मुझे अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मैं उससे व्यक्तिगत रूप से फिर बात करूँगा। तो ये बिल्कुल ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना है, पैसे वाले लोग, सक्षम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाके, अच्छे बड़े हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सरकारी अस्पताल पे डिपेंड है, और अच्छा उन्हें इलाज मिलना चाहिए। एक समस्या और है यहाँ के स्टाफ की भी है, डॉक्टरों की भी है, कि अक्सर रात में यहाँ जैसे गार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अक्सर मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो एक गार्ड की व्यवस्था और उसके लिए भी ऐसी कई समस्याएं बीओ साहब ने मुझे अवगत कराई है, और कल हम जो रोगी कल्याण समिति की बैठक में इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द किया है। और ऐसी कोई बात अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है, संज्ञान में आती है तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया है। किसी भी व्यक्ति पर, चौरा के गरीब आदमी पर, मरीज पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। उसका पुरजोर तरीके से मैं उसका साथ दूंगा और इनका विरोध